हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और अभी मैं आपको बताने वाला हूं लेक्चर नंबर 5। और याद रखिएगा, एग्जाम वाले घुसने से पहले पहले 8 लेक्चर को देख लेना है, जो अभी 3 और लेक्चर आने वाले हैं। तो कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक कंप्लीटली सॉल्यूशन चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइएगा, राधा कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जो हमारा राधा कृष्ण है उसके अनुसार जो परम लक्ष्य है मेरे दोस्त, वो है हमारा क्या? तो बताएंगे मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या मेरे दोस्त? मोक्ष की प्राप्ति करना। और मैंने आप लोगों का PYQ का 2 साल का क्वेश्चन पेपर भी डाल चुका हूं, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि राधा कृष्ण के अनुसार बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो बताएंगे सर हमारा संश्लेषण से। किसका मेरे भाई? संश्लेषण से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? जो विवेकानंद है, इसका जो जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं ना भाई? हाँ, मनाते हैं ना। तो किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मेरे भाई? राष्ट्रीय युवा दिवस। और महिला दिवस मनाया जाता है प्यारे कौन सा दिन में? 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। और आप सभी को पता है कि सर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कितना? याद रखिएगा, 15 नवंबर को क्या मेरे भाई शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या 15 नवंबर को मनाते हैं? नहीं मेरे भाई, 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। क्या प्यारे? याद रखिएगा, शिक्षक दिवस। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तब भी आप बताएंगे क्या? 5 सितंबर। लेकिन नखई दादा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 अक्टूबर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्त, जो हमारे बिरसा मुंडा चाचा है, इसकी जन्म कब होती है? तो बताएंगे सर 1875 को। सारे ऑप्शन में 1875 दिया है, पर 15 नवंबर 1875 को हम लोग क्या कहते हैं? बिरसा मुंडा। और जनजाति का पिता भी कहा जाता है बिरसा मुंडा को। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, न्याय दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है? जो हमारा न्याय दर्शन है, इसके अनुसार जो है हमारा क्या है? परमाणु की जो संख्या है वो हमारा 4 है। कितना है दोस्त? 4 है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और 2 साल का PYQ प्रोवाइड किया हूं। ये हमारा 5वां लेक्चर चल रहा है। इसके बाद और 3 लेक्चर आने वाले हैं, तो तीनों लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। राधा कृष्ण के अनुसार कर्म के प्रकार है। अब हमारा जो राधा कृष्ण है, इसके अनुसार जो हमारा कर्म है वो प्रकार है। 2 प्रकार होती है मेरे भाई। क्या? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार का मतलब होता है मूत लक्ष्य कर्म और भविष्य उन्मुखी कर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन 9 हिंदू धर्म से संबंधित है? अब से पूछा गया कि कौन इसमें से 9 हिंदू धर्म से संबंधित है, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा सर्वपल्ली राधा कृष्ण। क्या हो जाएगा? शेर सरन्यू। तो बताएंगे सर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि विवेकानंद के अनुसार सर्वोच्च यमार्थ क्या है? तो सर्वोच्च यमार्थ जो है मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर आत्मा है। और हाँ, याद रखिएगा मेरे भाई, सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का सेमेस्टर 2 का जो है हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स ऑलरेडी मेरे दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, जिसका भी एडमिशन चल रही है। मई महीना का पहला सप्ताह से BBM के यूनिवर्सिटी का हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 2 का, इसलिए जाएं जल्दी से ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले देसी लैंग्वेज में, वो भी मेरे दोस्तों देसी नोट्स के साथ। आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और जो चीन है मेरे भाई, वो हमारा मैकमोहन रेखा है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत और चीन के बीच में कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1954 को हुई थी। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्त, क्या? जो डूरंड लाइन है ना प्यारे, ये डूरंड लाइन हमारा पाक और हमारा याद रखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ किसका है भाई, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला है सर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? कल क्वेश्चन आया था, पता है मेरे दोस्तों किसका? पता है? नहीं पता है? सुन लीजिए मेरे भाई, कल क्वेश्चन आया था कि कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है, और यहां पे आपसे पूछा गया किसके बारे में? नेपाल।
भूटान, नेपाल, चीन, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होती है, इसलिए याद रखिएगा। तो बताएंगे सर हिमाचल प्रदेश। अगला सर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आखिर इनमें से कौन पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर है मेरे दोस्त, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो हमारा महेंद्रगिरी है। क्या मेरे भाई, महेंद्रगिरी हो जाएगी, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर क्या प्यारे, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर चोटी, वह कौन हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। तो बताएंगे सर दोदा बेटा। क्या मेरे भाई, दो बेटा, यानी दोदा बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के किस मिट्टी में बागावती कृषि फसल का उत्पादन सर्वाधिक होती है। जो बागावती कृषि का मतलब होता है मेरे प्यारे रोपन फसल। क्या, रोपन फसल। और दादा रे फसल फसल, दादा रे एक बात और याद रखिए तो नहीं दादा, जो रोपन फसल है ना रे दादा, ये रोपन फसल के अंतर्गत में कौन कौन सा फसल आता है। तो बताएंगे सर जो फसल से क्या होती है, लिक्विड निकलती है, जैसे हमारा चाय, हमारा कॉफी, हमारा कहवा, हमारा कोको, हमारा रबड़, ये सब क्या है भाई, लिक्विड पदार्थ है। और जो फसल लिक्विड पदार्थ होती है उसे हम लोग रखते हैं क्या, रोपन फसल के अंतर्गत में। रोपन फसल के लिए हमें लेटराइट मिट्टी चाहिए। क्या दोस्त, रोपन फसल के लिए हमें क्या चाहिए, लेटराइट मिट्टी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि बताइए भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है। हम सभी को पता है सर शून्य का आविष्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारा कौन हो जाएंगे, आर्यभट्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछूंगा कि आर्यभट्ट किस राज्य के रहने वाले हैं, बताइए बताइए ना, बताइए ना। आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले। कहां प्यारे, आर्यभट्ट हमारा बिहार के रहने वाले हैं। वही चीज कह रहा था कि भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य प्रमाण मिलता है, तो भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था। और एक बार नहीं, अभी तक कई बार पूछा जा चुका है कि अकबर जो हमारा अशोक है इसका अभिलेख का सबसे पहले जो पढ़ा था मेरे दोस्तों वो हमारा जेम्स प्रिंसेप। कौन था सर, जेम्स प्रिंसेप। कौन था सर, जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। राज तरंगनी, कल बुक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों के एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछेगी बुक से रिलेटेड। तो राज तरंगनी के लेखक हमारा कौन हो जाएगी सर, कलहन। क्या हो जाएगी सर, राज तरंगनी का जो हमारा लेखक होगा कलहन। अगला है सर, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था। आपसे पूछा गया, देखिए मेरे भाई कि जो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, जैसे कल पूछा गया था कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, समझ आ रही है ना, बुझल पा रहे हैं ना दादा। हाँ, तो देखिए आपसे पूछा गया था ना कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि खजुराहो मंदिर का निर्माण आखिर जो कराने वाले थे, आखिर वो कौन था, खजुराहो मंदिर को निर्माण कराने वाला कौन था मेरे दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया। तो बताएंगे सर चंदेल राजा। क्या बताएंगे सर, चंदेल राजा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे भाई, उड़ीसा में। कहां पे मेरे भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। तो किसने निर्माण कराया था, नरसिंहदेव वर्मन ने, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। अगला है सर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है। तो बताएंगे सर ये हमारा कल्चरल है, संस्कृत का। किसका दोस्त, संस्कृत का। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है आखिर वो किस राज्य में स्थित है। तो जगन्नाथ का मंदिर हमारा उड़ीसा में है। कहां पे दोस्त, जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहां पे है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक हमारा हो जाएगा सर कौन, विशाखा दत्त। जैसे कल पूछा गया था ना कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था। क्या, मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था। ओके, यह आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई, याद रखेगा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। आर्थिक विकास का लक्ष्य आपसे यहाँ पे 22 में पूछा गया है। तो बताएंगे सर वो होगा हमारा आर्थिक वृद्धि, निर्धनता में कमी, मानव विकास सूचकांक में सुधार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। स्वतंत्रता के पूर्व क्या, हाँ फास्ट इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि अभी 3 लेक्चर और बाकी है और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए हमारा तीनों लेक्चर भाई, ताकि आप लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं। लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक एक बार आप लोग कंप्लीटली देख लीजिएगा, एग्जाम घुसने से पहले पहले। कहां देखना है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? स्वतंत्रता से पहले अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत थी ना भाई, वो हमारा कृषि थी। क्या दोस्त? कृषि थी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुई थी? 1881 को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 का क्षेत्र हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना बैंक है? भारत का आपसे यहां पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है सर? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या मेरे भाई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ मद्रास? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आइए सर, इनमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब हुआ मेरे भाई? पंचवर्षीय योजना से कल भी क्वेश्चन आया था और आपके पेपर में भी आएगी। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था 1951 से 1956 तक, सॉरी 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसके कार्यकाल 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बड़े बड़े इंडस्ट्री का ओपनिंग हुआ था, जैसे हमारा भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो हमारा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1961 से लेकर 1966 तक थी। और तीसरा पंचवर्षीय योजना में याद रखेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बता रहा हूं, दुर्गापुर स्टील प्लांट नहीं, सॉरी आपका जमशेदपुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जो है मेरे भाई, वो हमारा बोकारो स्टील प्लांट जो होती है ना, वो हमारा बनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से, सॉरी सोवियत संघ के सहयोग से, हाँ रूस वही सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ये क्वेश्चन कल के पेपर में पूछ लिया था, ठीक है। चलिए सर आप लोग याद कर लीजिएगा क्या भाई कि जर्मनी से कौन सा फैक्ट्री का सहयोग से बना है, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है, ये आप लोग कर लीजिएगा। हाँ तो आपसे क्वेश्चन नंबर 26 पूछ लिया था मेरे भाई कि बताइए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या है मेरे भाई? इनमें से कोई नहीं है भाई, तो बताएंगे सर इसका जो कार्यकाल है ना वो 2012 से लेकर 2017 तक है। कितना मेरे भाई? 2012 से लेकर 2017 तक, इस प्रकार बोल सकते हो सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गोल क्रांति से किससे संबंधित है? आप कल पूछा गया था लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मुझसे अगर बोले ना भाई मत्स्य पालन से, नहीं भाई मत्स्य मतलब मछली नहीं भाई, याद रखिएगा लाल क्रांति से हमारा जो तात्पर्य होती है वो होता है हमारा मांस। क्या? मांस होती है मेरे प्यारे। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, क्या? झींगा मछली। तो आपसे गोल क्रांति पूछा गया था तो बताएंगे सर आलू। गोल क्रांति क्या? आलू। टमाटर भी गोल है लेकिन गोल क्रांति आपको याद रखना है आलू। अगला मत्स्य पालन आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने यह क्वेश्चन कल आप लोगों को तड़प कर बताया था दोस्त कि हमारा जो मत्स्य पालन है, कृषि पालन है, कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, पशु पालन, सुअर पालन, पशु चरण, ये सब हमारा किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। द्वितीय सेक्टर में क्या आता है? विनिर्माण, यानी कच्चे माल से कोई पक्का माल तैयार करना, ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होती है सर? सेवा होती है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है परिवहन, संचार, जनसंचार, व्यापार, ये सब आता है सर हमारा कहां पे? तो तृतीय क्रियाकलाप पे। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, स्वतंत्रता से पूर्व यानी आजादी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कार्य थे? आपसे पूछा गया कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुई थी उससे पहले आखिर भारत में किस प्रकार का उद्योग था? तो बताएंगे सर चीनी उद्योग था, लोह उद्योग था, जूट उद्योग था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था जूट उत्पादन में भारत क्या है? रैंक 1 है। जूट उत्पादन में क्या है भाई? भारत क्या है? रैंक 1 है। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था। इसी तरह से जो हमारा इस्पात स्टील, इसमें हमारा दूसरा स्थान है भारत का। किसका मेरे दोस्त? दूसरा स्थान है भारत का। इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? कल यह क्वेश्चन आया था कि भारत में खाद्य उन्नति को बढ़ाने के लिए किस क्रांति का इस्तेमाल किया गया था? तो कल क्वेश्चन आया था मेरे भाई कि हरित क्रांति। अब यहां पे आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? देखिए सिंचाई तो था भाई, ये बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा कि सिंचाई था।
उर्वरक भी था, फर्टिलाइजेशन भी था, कीटनाशक भी थे, है ना, लेकिन उद्योग था क्या, फैक्ट्री नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जगह डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार मूल्य संविधान से निकाल दिया गया है? मैंने आप लोगों को बताया था संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आखिर सर जो हटाया गया वो कोई ना कोई कारण होगा मेरे भाई। 44वें संविधान संशोधन किसके द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मेरे भाई मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में रख दिया। कौन सा अधिकार में? विधि अधिकार में रख दिया। और यह अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया। कहां पे मेरे भाई? 300 के क में रखा गया है, इसको याद रखेगा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला पे बात करते हैं सर, अगला है कि संविधान में भारत का वर्णन किया गया। क्या मेरे भाई? भारत, याद रखिएगा, संविधान में जो हमारा भारत है उसका क्या वर्णन किया गया? राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए नॉट कंट्री। हम लोग क्या, भारत एक देश है? नो 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 नो, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारा भारत एक देश है। नहीं, इंडियन इज ए नॉट ए कंट्री, इंडियन इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है मेरे भाई? भारत राज्यों का एक संघ है, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद नंबर 1 में दर्शाया गया है। अगला कि शिक्षा का अधिकार है भाई। क्या मेरे दोस्त? जो हमारे शिक्षा का अधिकार है वो हमारे क्या, मौलिक अधिकार में आता है। क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया था सर? बताएंगे सर, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्थापना करना चाहते हैं। आखिर हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यह किस देश के संविधान से लिया गया। तो बताएंगे सर, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो हमारा कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो बताएंगे सर, आयरलैंड से, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का, क्या बताएंगे सर? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का भारतीय संविधान है। अब 36 में आपसे पूछा गया कि जो हमारा भारतीय संविधान आखिर है वो क्या है भाई? तो 36 में हमारा भारत का संविधान क्या है? लिखित है ना भाई? भारत का संविधान क्या है? लिखित है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। आखिर ये स्टेटमेंट किसने दिया था? प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का जन्म कुंडली है, आखिर ये किसने दिया था मेरे दोस्तों? और ये एक्चुअली क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगर आपने सही तरीके से क्लास 11 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, अर्नेस्ट बर्कर। कोई देखिए मेरे भाई, इसका आंसर लगाएंगे क्या? के एम मुंशी नहीं होगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता? अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। आप लोग गांव देहात से अगर कोई है तो आप देखेंगे कोई कोई कास्ट क्या करती है ना मेरे भाई, कि किसी कास्ट से घृणा उत्पन्न करती है। जैसे आप जा रहे हैं तो आपसे दूर हटने की कोशिश करेंगे, या तो आपसे कहेंगे अरे दूर हट दूर हट दूर हट, आपसे इस तरह से कहेंगे। हमारे संविधान इतनी खूबसूरत संविधान है जहां पे लिखा गया है कि आर्टिकल 17 का प्रयोग करके उस व्यक्ति के नाम पर आप केस कर सकते हैं। कौन सा व्यक्ति? जो आपसे छुआछूत कर रहे हैं। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया। कौन सा मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 17 में। अगला है सर, संविधान के बिना प्रावधानों का न्याय मान्य ठहराया गया। संविधान के बिना प्रावधानों का जो न्याय मान्य है वो ठहराएगा मेरे भाई, कहां पे ठहराएगा? मौलिक अधिकार में। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए मेरे भाई, आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा स्वामी विवेकानंद चचा है, इसका जो हमारा आध्यात्मिक गुरु थे ना वो हमारा रामकृष्ण परमहंस थे। इन ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। उठो जागो एवं लक्ष्य से पहले ना रुको। उठो जागो तब तक ना सो, या तो उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। इन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का दर्शन प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई कि आप लोगों को क्या करना है, सारा लेक्चर को देख लेना है। लेक्चर 1 2 3 4 5 8 तक पूरा कंप्लीट लेक्चर को देख लेना है, फिर एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाना है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर, हिंदू धर्म। क्या मेरे भाई? हिंदू धर्म, यानी 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या सर? याद रखिएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। स्वामी विवेकानंद के विचार को जाना जाता था। जो हमारे स्वामी विवेकानंद चाचा थे, आखिर उनके विचार को जाना जाता था क्या मेरे भाई? व्यवहारिक वेदांत। क्या भाई? व्यवहारिक वेदांत। और वैध से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। विवेकानंद के अद्वैतवाद के अनुसार सर्वोच्च क्या है? ब्रह्म है। कौन मेरे भाई? ब्रह्म है। एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था भाई
क्या 1875 में हुआ था इसका जन्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बिरसा ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जो हमारा बिरसा चाचा थे, आखिर उन्होंने कौन सा धर्म को स्वीकार किया था, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। तो ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। कौन सा मेरे भाई? ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। उलगुलान विद्रोह क्या था? जो हमारा उलगुलान विद्रोह है, आखिर वो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया। तो उलगुलान विद्रोह करने वाला था कौन मेरे भाई? बिरसा मुंडा। अगला सर, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हो जाती है? हमारा बिरसा मुंडा का मृत्यु होता है 1900 में। बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है 1900 में। अगला, दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? मतलब दर्शन शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? दर्शन शब्द को अंग्रेजी में हम लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, क्या? फिलोसॉफी। क्या मेरे भाई? फिलोसॉफी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स मेरे भाई जो इसका आंसर आप लोग बताएंगे? फटाफट बताइए, फटाफट, लेट ना करिए। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई? लेट मत कीजिए। आइए सर बात करते हैं इसके बारे में। सर आखिर क्या है, बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कहता है क्या कि भारतीय दर्शन नहीं है भाई। इनमें से आपको पूछा गया कि भारत का दर्शन नहीं है, वह निराशवादी। क्या हो जाएगा सर? निराशवादी। तो ये था सर हमारा पूरा सेट 5 कंप्लीट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं सेमेस्टर 2 में, मेरे भाई आप लोग जाएं, आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, ज्वाइन करके मई महीना का पहला सप्ताह से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन करना ना भूलें। फिलहाल बात करता हूं सेट नंबर 6 के साथ।